नहीं बोल सकती कि मैं रेड लाइट एरिया की बेटी हूँ, क्यों नहीं बोल सकती कि एक धंधे वाली मेरी माँ है, क्यों नहीं हो सकती वो मेरी माँ। हमारे जो भी इलाके रेड लाइट एरिया जहाँ भी है, और मेरे जैसे जो भी नसीमा आपको लगती है कि वो आज समाज में कहीं ना कहीं खड़े होने की कोशिश कर रही है, तो उसके लेकर एक कोई दृष्टिकोण या कुंठा मन में ना पाले कि ये धंधा वाली है। पहला तो ये स्टिग्मा हटा दे। कोई लड़की अगर आपके सामने से बोलती है कि मैं उस इलाके से आई हूँ, तो ये दिमाग से हटा के बात करें कि वो धंधा वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं, ये खबर एक ऐसी जगह से है, एक ऐसी जानकारी से है जो मैं आपको बहुत ही दिल से देखने के लिए पहले कहूँगा। देखिए, दिल मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि चूँकि जो बातें अभी यहाँ पर शुरू होगी ना, जो बातें ये स्टार्ट करेंगी, आप अगर दिमाग उसमें लगा दिए ना, तो वो उस जगह तक आप नहीं पहुँच पाएंगे जिसे हम आपको बताना चाहते हैं। तो ध्यान से इसे सुनिए, पूरा देखिए, और मैं कहूँगा कि इसको पूरे परिवार के साथ आप देखिए। आपके बच्चे, आपके जो परिवार के लोग हैं, सब लोग मिलकर देखिए, सुनिए कि हमारा समाज कैसा है और इसको बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं नसीमा जी। इनका परिचय लेकिन मैं इन्हीं के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। अपना परिचय के बारे में क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैं नसीमा हूँ और मैं एक रेड लाइट एरिया की बेटी हूँ। मैं ये बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। जिसके नाम को लोग लेना पसंद नहीं करता है, वो मेरी माँ है, और मैं उनको हमेशा सैल्यूट करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। जी, तो देखिए, इतने से आप भागिएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई बातें होती है ना नसीमा जी, तो रेड लाइट एरिया की जब बातें आती हैं तो लोग भाग जाते हैं। जो खासकर सही परिवार या जी को है बेहतर लोग होते हैं, अपने आप को बेहतर कहते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं। और मैं कहूँगा कि ये गड़बड़ी है। जब बेहतर लोग छंट जाते हैं ना किसी एरिया से, तब समस्याएं शुरू हुई है। और अगर बेहतर लोग जुड़ जाएं तो समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी और बेहतरी समाज में आएगी। इसलिए मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। मैंने पहले भी बताया है कि सब लोग मिलकर देखिए, समझिए कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में बता दूं कि इन्होंने एक जो आज मैं आपको बताऊं, ये मैगजीन की इन्होंने शुरुआत की है। ये जुगनू बहुत दिनों से चल रहा है, ऐसे मैं कहूँगा, और आज इसी पर बातें होंगी। साथ ही साथ जो यहाँ की समस्या इस पर बात होगी, तो आप इसे जरूर सुनिए। अच्छा, एक बार नसीमा जी बताइए, अपना परिचय आपने तो शॉर्ट में बता दिया, लेकिन अपने यहाँ जो रेड लाइट एरिया की बातें होती है, खासकर बेहतर लोग यहाँ से छटते चले जाते हैं, तो कुछ समस्याएं बताइए कि अगर लोग यहाँ पर आ जाते, लोगों की मदद करते, तो और समाज में बेहतरी आ सकती थी, खासकर इस इलाके में। क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो एक अगर हम बात करें कि आप नॉर्मल अपने लाइफ में अगर देखते हैं कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं और आपका साथ कोई नहीं खड़ा होता है, तो आप ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। और जहाँ बात रेड लाइट एरिया की है, जब आप उस महिला जिसको आप देह व्यापार करने वाली, धंधे वाली, ये सब नाम से संबोधित करते हैं, उनके साथ कौन खड़ा होता है? कायदे से कोई नहीं खड़ा होता है। जब भी इस इलाके की या इस महिला का नाम आता है, तो एक ही शब्द लोगों के ध्यान में आता है, हटा देना चाहिए। तुरंत एक झटके में लोग बोल देते हैं, बिना सोचे समझे कि आपके जेब में है क्या उनको देने के लिए, जो आप उनको कहते हैं कि उनको बंद कर देना चाहिए। या आप ये शब्द, या आम जनता ये शब्द बोलती है कि धंधा गंदा है। किसी भी चीज़ को, गंदगी को दूर करने से बेहतर नहीं कोई पहल करता है, बल्कि ये कहता है कि इसको हटा देना चाहिए। ऐसे ही कह कह के बिहार में, चूँकि अभी बिहार की बात हो रही है, तो बिहार के रेड लाइट एरिया में देखा जाए तो बिहार के 34 डिस्ट्रिक्ट है, और सब में करीब करीब रेड लाइट एरिया है। और बहुत लोग आज न्यूज़ में दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि काफ़ी सारे महिलाएं धंधा में हैं और कम उम्र की लड़कियां को भी लाते हैं। तो कहने का मतलब कि अल्टरनेटिव क्या है? अगर हम कह रहे हैं कि ये गलत है, तो अल्टरनेटिव क्या है? जो महिला आ चुकी है और यहीं की हो चुकी, उनके लिए क्या है? अगर वो आप उनको कहते हैं धंधा बंद कर दे, वो बंद कर देती है, तो उनका जीवन यापन ही सिर्फ खाना और कपड़ा पहनना, दो ही जीवन यापन का मतलब नहीं होता है। उनका एक परिवार है। आप बिहार में 80% जो लोग हैं रेड लाइट एरिया में जो बसते हैं, वो टैक्स भरते हैं, वो वोटर हैं, उनका अपना घर है, वो ज़मीन उनकी है। तो अगर आम समाज से तुलना की जाए तो एक क्रिमिनल है ना, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ और शायद आप सहमत होंगे कि एक आदमी किसी का मर्डर करके आज जाके सज़ा काट के भी आता है, सज़ा काटने के बाद भी वो आता है जेल से छूट के, तो सीधे अपने घर में आता है।
तो उसको पूछने बहुत लोग जाते हैं। लेकिन रेड लाइट एरिया की महिलाएं जिनको हर बार रेड में पकड़ा जाता है, न जाने कितनी बार वो जेल जाती हैं और बेल लेकर वापस आती हैं, फिर अपना जीवन यापन फिर नए तरह से शुरू करती हैं, क्योंकि उनको फिर वो भरपाई करना होता है उन सारी चीज़ों का। जी। तो नसीमा जी, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे। आपने तो बताया है कि समस्या है, लेकिन इसको लेकर सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है। और एक बात और मैं करेक्ट कर दूं दर्शकों को, चूंकि इन्होंने 34 जिला की बात की है, तो हमारे यहाँ 38 जिला है ये अपने बिहार में, और कमोबेश सब जगह समस्याएं होती है। लेकिन देखिए, मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि सरकार भी, समाज भी, हम आप सब लोग, बेहतर लोग जो हैं वो समाज की बेहतरी चाहते हैं। तो सरकार क्या बेहतरी चाहती है और क्या कुछ उसका असर हुआ है आप लोगों के समाज, यहाँ के लोगों पर, वो भी एक बार शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सरकार की बात करें तो अभी कोई भी योजना नहीं है इस इलाके के औरतों के लिए। योजना बोल के कुछ भी नहीं है। परियोजना बहुत सारे लोग चला रहे हैं, परियोजना का तो अंबार है। रिहैबिलिटेशन का काम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इस इलाके में जो बस गए, यहाँ के हो के रह गए, यहाँ पे जो जीवन यापन कर रहे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे, उनके लिए कोई भी प्रॉपर योजना नहीं है। तो देखिए, आज हम आप जो समाज की बात करते हैं ना, बेहतर समाज की, तो उसकी परिकल्पना इस इलाके को छोड़कर नहीं की जा सकती है। क्योंकि अगर रेड लाइट एरिया के लोग अगर नहीं बेहतर बनेंगे, तो हमारे यहाँ समाज का एक बहुत बड़ा तबका एक ऐसे वंचित ज़िंदगी को जीता रह जाएगा, जहाँ से समस्याएं उजागर हो जाएगी, बहुत सारी बातें आएगी। तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है, और सरकार की योजना जो यहाँ तक नहीं पहुँच रही है और नसीमा जी बता रही हैं, तो मैं ज़रूर समाज के सभी बुद्धिजीवियों को कहना चाहूँगा, और ख़ासकर हमारे दर्शकों में जो अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, वो ज़रूर इनकी बातों को सोचे, समझे, और सरकार की जिन जिन योजनाओं का लाभ देकर यहाँ के लोगों को मदद की जा सकती है, उसको ग्राउंड तक पहुँचाने का प्रयास करिए। यही आपकी जो कार्य जिम्मेदारी होगी, और इसी आपकी आप बेहतर जिम्मेदारी का निर्वहन करने से यहाँ के लोगों में बेहतरी आएगी। वैसे नसीमा जी, एक बात बताइए, इन्हीं सब माहौल के बीच में रहते हुए आपका जीवन जो बदलाव हुआ है, आज जो आप इतने बेहतर तरीके से काम करती हैं, कई सरकारी संस्थानों के साथ भी जुड़कर आप काम कर रही है, तो थोड़ा सा अपना सफ़र भी हमें बताइए कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आ गया, मदद कहाँ से मिल पाई? देखिए, मैं आज खुली तौर पे पब्लिकली हर मंच पे बोलती हूँ कि अगर सरकार बोलता है कि हमने रिहैबिलिटेशन किया है, तो हमें एक भी कोई भी ऐसी लड़की आप दिखा दीजिए जिसको आपने कहा कि इसके जीवन बदल दिए हैं और वो सम्मान में सम्मान पा रही है और खुले आम लोगों की तरह ज़िंदगी जी रही है। तो मुझे तो अभी तक कायदे से कहीं भी देखने को नहीं मिला। रहा सवाल मेरा, तो मैंने आपको बताया कि मैं एक धंधे वाली की बेटी हूँ जो महिला देह व्यापार करती, उनकी वो मेरी माँ है। तो मेरा जन्म इसी इलाके में हुआ, इसी रेड लाइट एरिया में हुआ। आप मुजफ्फरपुर को अच्छे से जानते हैं, मुजफ्फरपुर चतुर्भुज स्थान को अच्छे से जानते हैं। चतुर्भुज स्थान की लालटेन पट्टी एक हुआ करता था, अब वो नहीं है। वो मेरा जन्मभूमि है और वहीं मैं पली बड़ी, वहीं स्कूल जाना होता था। लेकिन मुझे जो मिला वो एक डर था। मुझे हमेशा स्कूल के बस्ते में एक डर लेके जाती थी, एक डर लेके आती थी, क्योंकि स्कूल में हम अपना पहचान नहीं बता सकते थे। उस समय लगता था कि क्यों नहीं बता सकते हैं, मेरी सहेलियां तो बताती है और वो बोलती है, शाम को जब हम स्कूल से छूटते हैं तो सब एक साथ जाते हैं और वो भी आती हैं। तो वो मुझे बोलती थी तुमको किधर से जाना है, तो हम बोलते थे कि क्योंकि हम लोग को पता था कि वो बोलती थी कि हम उस रास्ते से मत जाना, क्यों, क्योंकि उधर लड़कियां पकड़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी तो रोज़ उधर ही जाती हूँ, उधर से आती हूँ, तो मुझे तो कोई नहीं पकड़ता, इसको कौन बोला कि पकड़ लेता है। लेकिन एक फिर भी डर था, क्योंकि हमेशा घर से बोला जाता था कि तुम मत बोलना मत बोलना, तो एक डर बैठा हुआ था। पहला डर तो ये, अब पहले ही क्या बोले, एक बच्चे के लिए एक बहुत ज़रूरी होता है इसका स्कूली माहौल फ्रीडम वाला हो, जो कि मुझे कभी नहीं मिला। खेलने की तो बात छोड़िए, हमारे मोहल्ले में कोई दूसरा बच्चा आता नहीं था। दूसरा ये कि जब भी पुलिस रेड डालती थी इस इलाके में, तो वो कोई टाइम फिक्स नहीं होता था। रात को 1 बजे भी पुलिस रेड डाल सकती थी, और जब रेड डालने के लिए पुलिस आती थी तो बचपन में दादी मेरी, जो आज बहुत बुज़ुर्ग हो गई हैं, 100 करीब होने वाली हैं, वो मुझे उठा के बिठाती रात को 1 बजे, और किताब चाहे कोई भी उर्दू की किताब हो कोई भी बैठा देती, और बोलती बोल अल्लिब्बे पढ़ो ज़ोर ज़ोर से। 1 बजे रात को कोई आप अपने बच्चे को उठा के बोले किताब पढ़, क्योंकि सामने वाले को बताना है कि तू पढ़ने वाली बच्ची है, तू धंधे वाली बच्ची नहीं है। तो वो उनकी डर को देख के
हाथ कांपता रहता था, जुबान लड़खड़ाता रहता था, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या है, सामने कौन आके खड़ा हो जाएगा। पुलिस इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं। अभी भी जब बोल रही हूँ तो मेरे पूरे जहन में वो सीन चलता है कि हाँ, वो समय ऐसा होता था कि डर के मारे और सारे लोग घर छोड़ के भागने लगते थे कि क्योंकि पुलिस कहीं से भी पकड़ता था। कोई कानून, अब बहुत कुछ जान गई हूँ तो पता है कि लेडीज़ पुलिस के बगैर आप महिला को नहीं छू सकते, चाहे वो महिला कोई भी हो। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं दिखा मैंने। मर्द ही पुलिस होते थे और इतनी गंदी गंदी गाली बकते थे। तो बहुत डर के साथ रात गुजरती थी, दिन गुजरता था। एक कैद जैसा लगता था कि यहाँ घर में जो हम सुरक्षित हैं, ये घर के दरवाजे के बाहर सुरक्षित नहीं है। कौन देखेगा, क्या सवाल पूछेगा, क्या जवाब दूंगी, कौन कहाँ से उठा के ले जाएगा, ये कह के कि ये बच्ची तो खरीद के लाई गई है, और कब कहाँ ले जाके फेंक देंगे नहीं पता। ये डर के साए में हमेशा बचपन बीता है मेरा। फिर उसके बाद आपका बदलाव हुआ और आप फिर आगे बेहतर बन गई क्या? बिल्कुल, ये डर से लड़ने के लिए ही हमें लगा कि ये छुपाएंगे कब तक। आखिर मैं क्यों नहीं बोल सकती कि मैं रेड लाइट एरिया की बेटी हूँ? क्यों नहीं बोल सकती कि एक धंधे वाली मेरी माँ है? क्यों नहीं हो सकती वो मेरी माँ? औरत है ना, तो औरत तो दुनिया के किसी कोने में होगी और बच्चा पैदा होगा ही होगा। तो चाहे वो कोई भी औरत हो, उसके तो बच्चे होंगे ना। तो रेड लाइट एरिया में जो सेक्स वर्कर है, उनके बच्चे कैसे नहीं हो सकते हैं? वो बच्चे थोड़ी ना ज़मीन से उगाती हैं। तो मैं ये क्यों ना बोलूँ? और नहीं बोलने से इतना ज़्यादा डर में जी रही हूँ, तो इससे अच्छा है कि बोल के जिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप मुझे देख के नज़र चुरा लेंगे, आप मुझे अब मेरे से बात नहीं करेंगे। अरे देखो वो नसीमा, वो धंधे वाली की बेटी है, ये कहेंगे, छीटा कसी करेंगे। उस छीटा किसी से तो बढ़िया जो आप मेरा मुंह ढक के 10 समाज को दिखाएंगे, देखो ये है ना धंधे वाली, सेक्स वर्कर का उत्थान हमने किया, ये किया। इस सुनने से अच्छा है कि मैं खुद बोलती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, और मैं अपने विकास की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। मेरी लड़ाई है तो बदलाव भी मैं ही करूँगी, कोई पड़ोसी नहीं करेगा। मुझे चाहिए, मुझे भूख है, मुझे खाना चाहिए, मुझे अच्छा ज़िंदगी जीना है, मुझे चाहिए, तो मैं पहल करूँगी, कोई और पहल नहीं करेगा। क्योंकि आप पहल को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी में देंगे, क्वालिटी में नहीं देंगे। लेकिन जब मैं पहल करूँगी तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लेकर आऊँगी। तो आपने स्वयं से शुरुआत की और फिर यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया? जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए, बदलाव पूरी दुनिया का एक साथ नहीं होता है, और बदलाव कह के तो होता नहीं है। बदलाव बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे भी नहीं पता था कि वो जो एक डर था, जब मैं पहले, ये जुबान है ना, पहले जब मैं बोलती थी कि धंधे वाली, तो मुंह से निकलता नहीं था, गला सूखता था, ऐसा लगता था कि कितना बड़ा पाप कर रही हूँ बोल के। लेकिन ये डर को खुद से अंदर से तोड़ा। इससे पहले कि सामने वाला, अच्छा आप क्या करती हैं? आप बहुत अच्छा धंधा कर रही हैं। कौन सा धंधा? फिर हमें लगा कि हम भी पूछते हैं सवाल। अब जब वो पूछ ही नहीं है कि आप धंधा करते, तो मैं पूछती कौन सा धंधा? धंधा तो एक सब्जी बेचने वाले भी करते हैं, धंधा एक ठेला चलाने वाले भी करते हैं, हमारे जो भी IAS ऑफिसर्स है सब धंधा कर रहे हैं। ये धंधा ही ना, नौकरी पेशा को क्या बोलते हैं? धंधा ही बोलते हैं। गाँव में घर में लोग क्या बोलते हैं? धंधा पे जा रहा है कि नहीं? खेत पे जाते हो, ये एक धंधा है। तो आप कौन से धंधा के बारे में बोल के हमें डराना चाहते हो और हमें चुप कराना चाहते हो? ये जो क्या है ना, ये जो कुंठा है ना सबके मन में, सिर्फ ये मुझे समझ में आया जब मैंने ये कहना शुरू किया कि ये मेरी ही बात नहीं है, ये बदलाव होनी चाहिए। मेरे सामने जो खरा बंदा है वो भी उसी डर में है। तो मुझे लगा कि फिर मैं कहाँ डरी हुई हूँ, डरे तो सब लोग हैं जी। तो उस डर को खोलना बहुत ज़रूरी है, उसी की कोशिश में निकली हुई हूँ जी। अच्छा नसीमा जी, अभी आप सरकार के साथ भी जुड़ी हुई हैं, किन किन प्रोजेक्ट पर अभी काम कर रही है समाज की बेहतरी के लिए, यहाँ के अलावा भी बाहर? देखिए, जनरली मेरा एक पूरा कहना कि एक पूरी आइडेंटिटी है, समर्पित है मेरे इलाके के लोगों के लिए, कि जो मैं सभी कहीं भी दुनिया के किसी कोने में रहूँगी, आप कभी भी याद करेंगे ये रेड लाइट एरिया की बेटी हाजिर है। और मुझे इस बात में कहीं भी शक नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। अभी वर्तमान में जिस तरह से मैं बिहार में बेटी हूँ, रेड लाइट एरिया की, बिहार की भी बेटी हूँ, उसी तरह मैं राजस्थान की बहू हूँ। क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे समाज में हुई जो इस समाज से बहुत दूर है, उनको नहीं पता, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे एक इन्वायरमेंट दिया, मुझे ये कंफर्टेबल कराया, एक आसान जगह दिया कि तुम चाहे जो भी हो, उस पहचान को हम एक्सेप्ट करते हैं और हमें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और हम उसी पहचान के साथ तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं। इसी के तहत जब मैं वहाँ अभी पिछले कई सालों से वहीं थी,
तो उसी दरमियान बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करने को मिला। एमपी में 3 साल रहने को मिला, तो एमपी में जो बाछड़ा बेरिया कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ बात करने को मिला। राजस्थान में डिफरेंट जैसे कालवेलिया हुआ और समाज के लोग हैं उस पर किया। इसके साथ साथ मुझे एक बड़ा नया तरह का चीज़ काम कर, मतलब कहने के लिए कहे कि रेड लाइट एरिया की वो बच्ची जो एक किसका ना से रेड लाइट एरिया की गली में कहीं कभी डर के मारे इधर उधर भागती होगी, पुलिस के नाम से, पब्लिक के नाम से, उन्मूलन के नाम से, छुपो कहीं भी क्योंकि कोई भी पकड़ के ले जाएगा। कौन क्या उन्मूलन करना चाहता है किसी को पता नहीं, लेकिन उन्मूलन कर देंगे, क्या उठा के फेंक देंगे आपको कहीं भी और कहेंगे हम तो 5000 लड़की को उन्मूलन कर दिए। तो ये जो डर था वो लड़की आज समाज के ऐसे ऐसे अंगों से जुड़ गई और समाज में जाके जब हम उसको एज ए ट्रेनर में जब बात करती हूँ, उनको ट्रेनिंग देती हूँ, मैं अपने समाज के भी इस पूरे ग्राउंड के ऊपर ट्रेनिंग देती हूँ उन लोगों को जिनको इसकी कोई कल्पना नहीं। तो बड़े बड़े कॉलेज में अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब कॉलेज में सोशल वर्क डिपार्टमेंट की बच्चियों के साथ 3 घंटे का सेशन ले रही थी, तो बहुत अजीब अजीब से सवाल, वही सवाल थे जो मेरे मन में कहीं छोटे समय में थे कि इस इलाके के लोग ऐसे क्यों होते हैं, तो मेरे मन में थे कि उस इलाके के लोग ऐसे क्यों नहीं देखते हैं, वो क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे बड़ा डरावना स्थिति होता होगा, बहुत बच्चों को डरा के रखा जाता होगा। होता है, मैं नहीं कहती कि नहीं होता, होता होगा, लेकिन 100% आप इसको मान के बाकी बच्चों को नहीं कुचल सकते हैं। और हमको ये बताइए कि सभ्य समाज में भी क्या 100% सब साधु है? नहीं, वहाँ भी गड़बड़ी है जी। तो इस तरह से आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम किया है और समाज की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास करती रहती हैं। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इनका जो जीवन है ना वो संघर्षों से भरा है, कहानियाँ बहुत सारी है और इसको लेकर हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। आपको जो भी प्रश्न पूछना है ना कमेंट करें और अगर समय मिलता है तो हम आपके प्रश्नों का जवाब इनसे लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज हम जिन मुद्दों पर लेकर आए हैं ना वो समझ लीजिए कि इन्होंने एक मुहिम चला दी है। और जब मैं ये मैगज़ीन की बात करता हूँ, जब मेरे हाथ में पहली बार जब ये मैगज़ीन आया तो इसको मैंने जब देखा ना तो वंचितों की हस्तलिखित पत्रिका, तो मुझे बड़ा ही बेहतर लगा। फिर आज उसके बारे में जो मैं जानने का प्रयास किया हूँ तो और कुछ बेहतर लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी मुहिम है जिससे कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं या अगर जुड़ जाते हैं तो समाज की बेहतरी में और आप 4 चांद लगा सकते हैं। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो मुहिम है आपकी, ये क्या है और इसके बारे में और दर्शकों को बताइए। देखिए, जो मैं बार बार एक शब्द बोल रही हूँ, डर, ये डर का ही एक अंश है, जुगनू। और ये डर किससे था? जो ये माइक लेके भाई साहब बैठे हैं तो समाज के हर वर्ग से तो डर था ही। इस रेड लाइट एरिया के लोगों को डर है भी, और पत्रकार से तो खासकर पहला बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि जब भी हम अपनी पहचान बताते और जब भी हम बात करते, जैसे भी लड़खड़ा के डर के बात करते, तो सामने वाला बोलता सेक्स वर्कर, इतनी सेक्स वर्कर बरामद हुई, इतनी सेक्स वर्कर, इतनी लड़कियां देह व्यापार में पकड़ी गई। वो लड़कियां कौन हैं? बेटी है, बहू है, क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि रेड लाइट एरिया में भी एक समाज जन्म लेता है, जिंदा है, जिसमें एक परंपरा है, एक बेटी है, एक बहू है, एक दादी है, नानी है, ये सब चीज़ यहाँ भी है। लेकिन ये इससे कोई भी रूबरू नहीं है। उनको एक ही चीज़ दिखता है कि लड़की है तो धंधे वाली ही है, बच्ची है तो धंधे के लिए ही लाई गई है। लेकिन ऐसा 100% सत्य नहीं है। मेरे घर में जब प्रोफेशन होता था तो वहीं पे जो मेरी खाला, मौसी या दादी प्रोफेशन में खड़ी होती थी, तो उसके बगल से मैं और मेरे भाई बहन बैग लेके स्कूल जाते थे। अब आप सोचिए कि उस मंडी, जिसमें कि मंडी के भीड़ में कोई बच्चा बस्ता लेके दिखा क्या आपको? नहीं दिखा। लेकिन जो नहीं दिखता क्यों है? क्योंकि वो डर है, वो छुपा देता है। क्योंकि आप देखेंगे तो आपके लिए सनसनीखेज खबर है, लेकिन उस बच्चे का कहीं ना कहीं करियर डाउन हो जाएगा, क्योंकि जहाँ वो खबर बना वो स्कूल से नेगलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आज कितने स्कूल है जो बताइए जो ये ओपनली आके कहे कि हाँ, हम इस इलाके के 10 बच्चे को एडॉप्ट करते हैं और हम इसको पढ़ाते हैं और हम इन बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करते हैं। इतना दान पुण्य करने के लिए लोग मस्जिद बनाता है। अगर ये बीड़ा उठा ले तो मुझे लगता है कि हर रेड लाइट एरिया के जो औरतें हैं जो देह व्यापार कर रही हैं, उनके अपने जिस्म पे इतना भार लेने की नौबत नहीं आएगी और उनके बच्चे भी एक सार्थक पहल में जुड़ जाएंगे जी। तो जुगनू उसी का एक देन है।
और जुगनू की शुरुआत हमने 4 पेज से की थी। ये कॉपी आप देख रहे हैं, ये बहुत पुराना कॉपी, हमारे कुछ साथी जो देख रहे होंगे वो जानते होंगे, उन्होंने पढ़ा भी होगा। तो बिल्कुल 4 पेज की थी। उसके बाद कुछ ये मोटी हो गई जब ये डर ख़त्म हुआ हमारे मीडिया भाइयों की तरफ से। तो यहाँ मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बोलना चाहूँगी उनका नाम, क्योंकि आज अखबार के शिव शंकर जी थे, बढ़िए संवाददाता थे और हमारे बड़े भाई जैसे थे। वो अपना टाइम छोड़ के आते, थोड़ा भी समय निकलता, आते और बोलते चलो तुम लोग जुगनू की क्या तैयारी की है दिखाओ। और वो फिर हमें बताते हैं कि एक मैगज़ीन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि पत्रकारिता क्या है। हमें कहीं दूर दूर तक किसी ने नहीं सिखाया। ये तो एक डर था, 4 पेज में जन्म ले लिया। लेकिन इसको 32 पेज के सफ़र तक ले जाने का जो कारवा था, उनका बहुत क्या बोले कहना, ज़मीन पे बैठ के हमारे साथ वो उन्होंने ये डिज़ाइन करने में हमारी मदद की कि इसको 32 पेज तक कैसे, संपादकीय क्या होता है, लेख क्या होता है, विषय वस्तु क्या होता है, आप कैसे इसमें आर्टिकल्स डालेंगे, सपनों का कॉलम कैसा होगा, फिर आप इसको पब्लिश कैसे करेंगे। तो बहुत कुछ उन्होंने हम लोग को टेक्निकल चीज़ बहुत विस्तार से बैठ के ट्रेनिंग दी। ये जब बन गया तो उसके बाद फिर हमें लगा कि ये जुगनू, एक डर तो हमारी थी लेकिन ये डर काफ़ी लोगों का था। तो हमें लगा कि सिर्फ हम ही क्यों, है ना। तो 100 में से 80% हमने तय किया कि हम लिखेंगे अपनी बात, और 20% ऐसे लोग लिखेंगे जो हमें सुन रहे हैं, वो अपनी बात, उनकी क्या सोच है इस इलाके को लेकर, वो क्यों डरते हैं इस इलाके के बारे में, उनके मन में क्या चल रहा है इस इलाके को लेकर, वो लिखें। तो जब 2 डर का बात आएगा तो अपने आप एक न एक वो डर का लेवल कम हो जाएगा। तो कुछ नहीं तो एक धीमी गति से हम एक चीज़ कर सकते हैं, और जिस दिन वो डर ख़त्म होगा, अपने आप जो धमका के, डरा के इस प्रोफेशन में जबरन लाने की बात है या उसको झोंकने की बात है, वो अपने आप लेवल कम हो जाएगा। बिना किसी को डंडा मारे हुए, बिना किसी को कहे हुए एक जनरेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से नहीं गए, क्योंकि बदलाव तुरंत नहीं होता है। आप सोचते हैं कि अभी बोला, कल ये इलाका बदल जाए, कल यहाँ सब हरिओम हरिओम बोले, सब अल्लाह अकबर बोले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये बहुत ही मतलब व्यवहारिक बात है कि आप एक झटके में बदलाव नहीं कर सकते। अब जो ये जुगनू आप देख रहे हैं, ये अब सिर्फ चतुर्भुज थान का नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को बता के कि ये भारत स्तरीय किताब हो गई है। अब भारत स्तरीय पे ये इकलौता किताब है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये वंचितों का किताब है। और वंचित कौन? जो देह व्यापार से जुड़े लोग हैं, जिनको समाज में सम्मान नज़र से नहीं देखा जाता है, जिनकी समाज में पहचान 2 कौड़ी की है, मतलब वो उस कौड़ी में गिने नहीं जाते हैं, वैसे वंचितों की ये आवाज़ बन गई है जुगनू। और अब ये जुगनू 36 पेज का हो गया है और इसकी बहुत सारी चीज़ें देखिए ना, कितना ग्रो अप हो गया। ये कहाँ इससे शुरू हुआ था और कहाँ इस पे आया, और अब का कहाँ ये रूप आ गया है। तो अब इसमें एक नया चीज़ हम लोगों ने ऐड किया कि ये अब इसमें हर स्टेट से रिपोर्टर होंगे, और वो रिपोर्टर कौन होंगे? मेरे जैसे बच्चे होंगे। मुझे वो प्लेटफॉर्म किसी ने नहीं दिया, लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म तो बना सकती हूँ। जब मुझे आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बना के दिया, हो सकता है वो मेरे सपनों का प्लेटफॉर्म नहीं हो, लेकिन मेरे सपनों का प्लेटफॉर्म मैं उनको बना के दे सकती हूँ। और वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, मैं पूरा उम्मीद करती हूँ, ऐसा दुआ करती हूँ कि इंशाअल्लाह ऐसा ही हो, और इस प्लेटफॉर्म से जो भी बच्चे जुड़ते हैं वो समाज में कहीं ना कहीं बड़े ओहदों पे जाए और एक बदलाव की बात बोले। तो देखिए, ये है जुगनू की शुरुआत, जो मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये शुरुआत है, और ये वो सफ़र का वो माइलस्टोन है, वो पड़ाव है, जो जहाँ पर जाकर ये जुगनू 36 पेज का है। और इसमें सबसे जो बेहतर बात है, जो मैं आपको अपनी भाषा में बता दूं अपने दर्शकों को, कि इस जुगनू की किताब है ना, एक पहचान है। जब कोई व्यक्ति इसके साथ जुड़ता है एक रिपोर्टर के रूप में, या जुड़ता है इसके साथ एक लेखक के रूप में, तो उसकी एक जो पहचान होती है ना, वो भी बेहतर हो जाती है। और इसको लेकर के भी कई कहानी हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन इतना ही समझ ले कि आज समाज का वो तबका जिसे हम रेड लाइट एरिया के नाम से इग्नोर कर देते थे, ऐसे लोग जिसे हम लोग तरजीह नहीं देते हैं अपने समाज में, उनके साथ उठना बैठना, खैर ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो आपने कई फिल्म में भी देखी, हम लोगों ने देखा था
कि जब पूजा होती है तो वहाँ से लोग मिट्टी लाते हैं, देवदास में भी ऐसा कुछ हम लोगों ने देखा था। तो बहुत सारी बातें हैं, समाज से शुरुआत से भी रहा है जुड़ाव, लेकिन अभी तक जो स्थिति है कि यहाँ लोग वंचित ही रहे हैं, सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच रही हैं, दिक्कतें हो रही है। तो अब ये जुगनू इनके माध्यम से देश दुनिया तक पहुँच रहा है और हम आशा रखते हैं कि आप दर्शक भी इसे बेहतर लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। एक सुझाव जो मैं आपसे आशा रखूंगा कि आप ज़रूर दें कि इन्हें क्या करना चाहिए समाज की बेहतरी के लिए, वो कमेंट में बताइए। चौपाल समाचार का जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है ना, इस नंबर पर भी आप मुझे सीधे संपर्क कर, हम इन तक आप वो जो मैसेज आपका होगा इन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पूछिए, इनसे जवाब लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये बातें तो बहुत लंबी हम लोगों की और आगे चलती रहेगी। आखिरी में आपके समाज के लोगों की बेहतरी के लिए, समाज में जो बाहर के लोग हैं आपके समाज से बाहर, क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की मदद का आप आशा रखते हैं समाज से? देखिए, मैं तो बस एक ही आशा रखती हूँ कि हमारे जो भी इलाके रेड लाइट एरिया जहाँ भी है, और मेरे जैसे जो भी नसीमा आपको लगती है कि वो आज समाज में कहीं ना कहीं खड़े होने की कोशिश कर रही है, तो उसके लेकर एक कोई दृष्टिकोण या कुंठा मन में ना पाले कि ये धंधा वाली है। पहले तो ये स्टिग्मा हटा दे। कोई लड़की अगर आपके सामने से बोलती है कि मैं उस इलाके से आई हूँ, तो ये दिमाग से हटा के बात करें कि वो धंधा वाली है। पहला तो ये रिक्वेस्ट है। ये जिस दिन हटा के बात करेंगे, वो अपने आप खुल के आपसे बात करना शुरू करेगी। क्योंकि आज जिस नसीमा से आप बात कर रहे हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आप जिसको सुन रहे हैं वो समाज में एक पहचान रखती है, एक ओहदा रखती है, जो कि मुझे किसी ने दिया नहीं, मैंने बनाया। लेकिन जब अगर मैंने इतने संघर्ष के बाद आज आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ, तो फिर आप किसी और को इतना लंबा समय देंगे तो फिर बदलाव कहाँ होगा? तो क्यों ना हम सब लोग मिलके ऐसी जितनी नसीमा हैं, वैसे क्या कोई एक मंच नहीं बना सकते? देखते हैं ना, हर साल बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आते हैं तो उनको हम मंच पे लाके सम्मानित करते हैं। क्यों ना इस इलाके के बच्चे जो फर्स्ट आए हैं उनकी स्टोरी आप लाएं, उनको सम्मानित करें, तो बाकी बच्चे अपने आप मोटिवेट होंगे। ऐसा कोई सार्थक पहल किया जा सकता है क्या, जो बिल्कुल बोले ना जीरो खर्च पे होगा? उसमें सिर्फ आपकी मनसा चाहिए। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो, और इतिहास में नाम बनाना चाहते हैं तो ये इनकी जो ख्वाहिश है ना, मैं भी कहूँगा अपने दर्शकों से कि यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चे तो कहते हैं ना भगवान या जो अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं उनका रूप होते हैं, तो बच्चों के साथ वो व्यवहार नहीं होना चाहिए। और उससे जब आगे बढ़ने में जब प्रोत्साहन मिलेगा, जो समाज का सहयोग मिलेगा, तब आगे बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मुझे कहने का और सुनने का भी मन कर रहा है, लेकिन चूँकि वीडियो लंबा हुआ है तो मैं एक बार तो आपसे सॉरी भी बोलूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा, लेकिन बातें सार्थक हुई है। और मैं कहूँगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ की समस्या, यहाँ की बेहतरी से अवगत हो सके और समाज में और बेहतरी आ सके। नसीमा जी, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, चूँकि ज़्यादातर देखा गया है पहचान छुपानी पड़ती है यहाँ के लोगों के लिए, आप अपनी पहचान को लेकर क्या करेंगे? सीधे सीधे आपकी पहचान हमारे दर्शकों के बीच जाएगी या इसमें कुछ छुपाने की बात भी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चौपाल समाचार पे मैं आज पहली बार बोल रही हूँ। आप गूगल पे जाके नसीमा खातून लिखेंगे, मेरा पूरा थोबड़ा आ जाएगा और मेरे बारे में आप ओपनली पढ़ेंगे और बहुत सारी वीडियोस आप देखने को मिलेगा। तो मैं कहीं भी छुपी हुई नहीं हूँ। अगर मेरा ये जो पोस्ट है, मैं इसको पोस्ट मानती हूँ जो मैंने अपने आप को दिया। और ये जैसे कोई आर्मी ऑफिसर, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो मैं रेड लाइट एरिया की बेटी पोस्ट बनाई हूँ अपना। तो ये एक पहला पोस्ट है मेरे लाइफ का, और कोई भी अपना पोस्ट खोना नहीं चाहता है। तो बेशक आप मेरे पहचान के साथ मुझे वैसे ही बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिनकी छोटी मानसिकता होगी उनको फिर मेरा सामना भी करना पड़ेगा। और जो सार्थक सोचते हैं उनके लिए मैं हमेशा दिल से उनके साथ हूँ। और जब भी आप मुझे जो भी सजेशन देंगे मैं उसको कहना सलाम करूँगी। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा, मैं आपको इस चैनल के ज़रिए बोल रही हूँ कि जो दो बातें करता है, वो बातें मुझे कभी नहीं समझ में आती है, क्योंकि मैं सीधी बात करती हूँ। तो ये भी बातें सामने आ ही गई है। हमने जो कुछ आपको दिखाया है, जो कुछ आपने सुना है, समझा है, इसे अपने स्तर से सोचकर समझकर जो भी बातें बेहतर आपको लगी है कमेंट में करेंगे, साथ ही साथ प्रश्न पूछेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएंगे। हम लोग ऐसी ही समाज की खबर आप पहले भी आपने देखी है और आगे भी दिखाते रहेंगे। जुड़ जाइए। हम लोगों का एक बेहतर सर्किल ऐसा बन रहा है ना, ऐसा नेटवर्क बन रहा है कि सब लोग बेहतर लोग जुड़ेंगे तो समाज में बेहतरी लाई जाएगी, ये हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आप सबको भी धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर लेकर हम लोग आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।